नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पेड़ों के संग बढ़ना सीखो पाठ 4 की व्याख्या कर रहे थे, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। उसमें पहला पैरा हम लोग पढ़ चुके थे, उसकी व्याख्या कर चुके थे, संदर्भ कैसे बनते हैं, प्रसंग क्या है, और इसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर चुके थे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरा पैराग्राफ है और बहुत ही इजी ये कविता है। तो इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। बच्चों, इस कविता में इस कविता की इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि यहाँ तक तो हमको बोलना ही पड़ता है व्याख्या से पहले। अब उसके बाद हम अपनी व्याख्या शुरू करते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको न समझ में आ रहा हो। सारे एकदम आम यूजुअल जो हम इस्तेमाल करते हैं वैसे वाले शब्द हैं। तो हो सकता है पास तुम्हारे, कवि कहते हैं पहले वाले पैराग्राफ में कवि क्या बोले थे कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊँ। यानी कि कवि अपने बारे में कह रहे थे कि मेरे पास धरती हो तो उसमें हम बाग बगीचा पेड़ पौधे लगाएं। आज कवि हमारे बारे में, दूसरों के बारे में कह रहे हैं। हाँ, सामने वाले के व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, हम भारतवासियों के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं कि हो सकता है पास तुम्हारे, यानी तुम्हारे पास भी कुछ धरती हो। हाँ, जैसे मेरे पास थी वैसे तुम्हारे पास भी कुछ धरती हो। फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो हो सकता है तुम्हारे पास खाली ज़मीन हो। परती मतलब खाली ज़मीन। तो हो सकता है तुम्हारे पास खाली ज़मीन हो, बगीचे हों और उसमें फल फूल पेड़ पौधे हों और उस पेड़ पौधों में फल फूल लदे पड़े हों। हाँ, लदे पड़े हों। लदने का मतलब समझ रहे हैं ना, ढेर सारे फल फूल हों तो उसे कहते हैं लदना, ठीक है। लगे हों, ढेर सारे फल लगे हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, लदना। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, मान लो उपवन ना हो तो हो सकता है आपके पास छोटी सी क्यारी हो। हाँ, उस क्यारी में फूल लगे हों, ढेर सारे फूल लगे हों जो बहुत सारे सुगंध दे रहे हों, महक रही हो, यानी कि बहुत खुशबू दे रहे हों, सुगंध दे रहे हों। छोटी सी खेती हो, या तो क्यारी ना होगी तो आपके पास छोटी सी खेती होगी। हाँ, जो फसलों से दहक रही हो, दहक मतलब होता है आग की लपट। तो जिस प्रकार से आग की लपट दूर से ही दिखाई पड़ जाती है, वैसे ही हो सकता है आपके पास छोटी सी खेती हो और उसमें जो फसल हो वो दूर से लहलहा रही हो, ठीक है। आग के लपट की भांति दूर से लहलहा रही हो, ठीक है। तो फसलों को दहकने से क्या कर दिया है, तुलना कर दिया है। तो फिर ये हो गए आपकी कविता की व्याख्या। इसमें आपको शब्द आसानी से पता ही है, बस आपको अपने शब्दों में उसको पिरो देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखित रूप में देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, ये देखिए, हो सकता है दहक रही हो। अब हम जब इसकी व्याख्या करने को आ गया आपके एग्ज़ाम में कि यहाँ से इस पंक्ति की व्याख्या करिए, तो इस पंक्ति के आपकी क्वेश्चन पेपर में तो लिखा ही होता है वो पूरी कविता। तो आप कहाँ से शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, हो पहला वाला शब्द फिर अंतिम वाला शब्द, ऐसे ही तो मैंने पहले भी बताया था आपको। फिर उसके बाद आपका संदर्भ होता है। ये संदर्भ हम पहले भी लिखवा चुके हैं आपको कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पेड़ों के संग बढ़ना सीखो शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ये आपका संदर्भ है। इस कविता में जितनी भी पंक्तियाँ आएंगी उसका संदर्भ यही होगा, ठीक है। अब देखिए प्रसंग क्या है। प्रसंग ये होता है कि उस पंक्ति में, पहली वाली पंक्ति और दूसरी वाली पंक्ति में थोड़ा सा अंतर है ना। पहले वाली पंक्ति में कवि अपने बारे में कह रहे थे कि मेरे पास धरती हो तो मैं पर्यावरण संरक्षण कर सकूं, और दूसरी वाली पंक्ति में कवि भारतीयों के बारे में या हमारे बारे में कह रहे हैं ताकि आपके पास भी काश हो सकती है ये सब धरती उपवन, तो आप भी पर्यावरण संरक्षण
कर सकते हैं। तो इस पंक्ति में कवि भारतीयों को पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश दे रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रसंग में उस कहानी का पूरा छोटा सा निचोड़ निकाल के लिख देते हैं। अब देखिए फिर उसकी अब आ गई व्याख्या। तो अब क्या व्याख्या है इसकी? इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि ये तो आपकी हो गई फेमस लाइन। अब अपनी व्याख्या शुरू करिए। जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास ज़मीन हो, जैसा बच्चों हम लोग सोचते हैं, जैसा हम लोग बोलते हैं, वही हम लिख देते हैं, तो हमारी व्याख्या हो जाती है हिंदी में। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास ज़मीन हो और मैं उसमें बाग बगीचा लगवाऊँ, ठीक उसी तरीके से शायद तुम्हारे पास भी ज़मीन हो, बगीचा हो और उसमें पेड़ पौधे हों, जिसमें फल फूल लदे हुए हो सकता है शायद बगीचा ना हो, छोटी सी क्यारी हो। यही तो अभी हमने पढ़ा था ना, बगीचा ना हो, छोटी सी क्यारी हो जिसमें बहुत सारे फूल लगे हों और चारों तरफ खुशबू फैल रही हो। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे पास न उपवन हो न क्यारी हो सकता है छोटी सी खेती हो जो फसलों से लहरा रही हो। जिस प्रकार से आग की लपट दूर से ही दिखाई पड़ जाती है ना, कि जो फसलों से दहक रही हो। तो इसको आप अपने शब्दों में, जैसे मैंने किया है कि अपने शब्दों में इसकी व्याख्या की, इस एक लाइन की कि कैसे की है कि फसलों से लहराए, हो सकता है छोटी सी खेती हो जो फसलों से लहरा रही हो। जिस प्रकार से आग की लपट दूर से ही दिखाई पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे खेत की फसल की हरियाली दूर से दिखाई पड़ रही हो। अर्थात अब अंतिम में क्या कहेंगे कि अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है इन भांति भांति के कार्यों से तुम पर्यावरण को संरक्षित रख रहे हो। यही तो कहना चाहते हैं इन सब चीज़ों से। बगीचे होंगे तो भी पर्यावरण संरक्षण होगा। हाँ, यदि तुम्हारे पास बगीचे है तो भी, उपवन होगा तो भी पर्यावरण संरक्षण हो सकता है। क्यारी होगी तो भी आप पर्यावरण के संरक्षण करेंगे, क्योंकि उसमें हम हरे पेड़ पौधे लगाएंगे जो हरे हरे होंगे। हाँ, हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। और खेत होगा जो फसल लहरा रही होगी, तो उससे भी हमें जो है वो भी हमारे पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। ठीक है, तो पेड़ पौधे प्राकृतिक वातावरण हमारे पर्यावरण संरक्षण का क्या है? प्रतीक है। तो इन भांति भांति के कार्यों से तुम पर्यावरण को संरक्षित रख रहे हो। ठीक है, ये जो है हो गया आपका व्याख्या। तो ये दूसरे पैराग्राफ है की व्याख्या है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या कवि कह रहे हैं कि हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। कितनी बात, छोटे से उसने कितनी अच्छी बात कह दी है कि अपनी मतलब के अपने स्वार्थ के लिए कितने सारे पेड़ कट जाते हैं। हाँ, पेड़ काट काट के घर बने चले जा रहे हैं। जंगल जो पशु पक्षियों का घर होता है, या कोई ऐसा पेड़ जो बहुत बड़े हो गए हैं उसमें घोंसले बनाती हैं, चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसलों में ही तो रहती है। हाँ, तो वो सारे पेड़ अपने स्वार्थ के लिए कटते चले जा रहे हैं। इतनी आबादी बढ़ गई है कि हम न पशु पक्षियों को देख पा रहे हैं और सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना लाभ देख पाते हैं। तो इनका परिणाम ही तो है। आज पर्यावरण प्रदूषित है तो यही परिणाम है, जो हम पशु पक्षियों, अपनी प्रकृति को संरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। जिसमें कवि ने कह दिया है कि हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों। शांत चौपाए, चार पैरों से कौन घूमता है? पशु ही तो घूमते हैं। तो हो सकता है कहीं शांत रूप से पशु घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, हो सकता है, या तो हो सकता है कि कहीं झुंड में, हाँ, कहीं घने में झुंड में पक्षी चहचहा रहे हों, झूम रहे हों। हाँ, तो विनती है यही। तो कवि यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती मतलब प्रार्थना। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। मतलब ऐसा प्राकृतिक वातावरण जहाँ पे चिड़ियाँ चहचहा रही हो, हरियाली का वातावरण हो, पशु घूम रहे हों,
शांत माहौल में घूम रहे हों और चिड़ियाँ चहचहा रही हों, झूम रही हों, एक झुंड में जा रही हों, तो ऐसा प्राकृतिक वातावरण को कभी मत खोना। यह प्रार्थना है कि पेड़ को मत कटने देना। कभी कहते हैं कि यह विनती है हमारी, यह प्रार्थना है हमारी कि कभी भी पेड़ को मत कटने देना, क्योंकि ये पेड़ ही, ये वातावरण ही तो पशु पक्षियों की दुनिया है, उनका जीवन है, उसको कभी मत उजाड़ना और मत चिड़ियों को रोना। और जब ये पेड़ कट जाएंगे तो उनके घर टूट जाएंगे, जिससे क्या हो जाएंगी, चिड़ियाँ रोने लगेंगे। तो ऐसा कभी मत करना, ये प्रार्थना है हमारी, कवि ये विनती कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में आया हो, और हो क्या सकता है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सिंपल शब्द हैं, ऐसा कुछ भी टफ वर्ड नहीं है जो आपको न समझ में आया हो। चलिए इसके संदर्भ प्रसंग देखते हैं। तो देखिए फिर से वही बात, यदि वो पंक्ति आगे लिखने के लिए कहा कि संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करिए, तो आप क्या करेंगे, तो पहला शब्द, पहला जो उसका स्टार्टिंग होता है वो लिखेंगे, हो सकता है। फिर लास्ट में क्या है, चिड़ियों को रोना, यही तो है। फिर संदर्भ आपका पूर्ववत रहेगा, हमने कहा ना कि संदर्भ जितनी भी पंक्ति आएगी आपके संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने जीव जंतु पशु पक्षियों को सुरक्षित रखने की बात कही है। तो आपके प्रसंग थोड़ा सा बदल जाते हैं। तो इसमें तो वही बात हुई है ना, जो निचोड़ होगा वही आप उसको लिख दीजिए, कोई रटने वाली बात नहीं है बच्चों। ये जो है प्रसंग आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, जो आपको उस 4 लाइन को पढ़ने से फील होता है, महसूस होता है कि हाँ इसमें पशु पक्षी की बात कही गई है, पक्षियों की बात कही गई है, तो वही आप प्रसंग में डाल सकते हैं। ठीक है, तो व्याख्या से कभी घबराया नहीं करिए। अब आते हैं इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि पर्यावरण संरक्षण की बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहते हैं कि देखिए ये 4 लाइन तो बस इतना ही सा कहने में हो गया। फिर उसके बाद अपनी व्याख्या शुरू कर दीजिए। यदि 4 पैरों से युक्त अर्थात पशु शांति से घूम रहे हों, पक्षी झुंड में चहचहा रहे हों, झूम रहे हों, तो ऐसे वातावरण का आनंद लो। कवि प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि पेड़ पौधों को मत काटो। क्या कह रहे हैं कवि, प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि पेड़ पौधों को मत काटो, पशु पक्षियों के जीवन को, उनकी दुनिया को मत उजाड़ो। पेड़ पौधे कट जाने से चिड़ियों का घर नहीं रहेगा, वह रोएंगी। ऐसे में पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा, अर्थात पेड़ मत काटो। यही तो कवि कह रहे हैं। तो ये तो व्याख्या हुई हमारी तरफ से, ये हमने सोचा, हमने लिखा। अब इसको पढ़ के आप अपनी तरफ से व्याख्या करने की कोशिश भी करिए, शब्दों को बदलिए और अपनी तरफ से व्याख्या करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो बच्चों आज हमने 2 पैराग्राफ पढ़ा है और इसकी व्याख्या को करने की भी कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो हम, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर हम मिलेंगे अगले पैराग्राफ के वीडियो में। तब तक के लिए आप यूं ही हंसते रहिए और मुस्कुराते